अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सी लर्निंग के कोर्स का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये सब कुछ सीखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये लेक्चर बहुत अमेजिंग होने वाला है। इस लेक्चर के एंड में उम्मीद है आपको सी प्रोग्रामिंग की बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। ख़ास टाइप ऑफ जो सी वेरिएबल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ कंटेंट्स को होल्ड करते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इंटीजर वेरिएबल है कैन होल्ड ओनली एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर वेरिएबल सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड कर सकता है। ये मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पीछे आपको समझाया था कि एक हम यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। तो सपोज कर लें ये एक वेरिएबल है एक्स, तो अगर हम इसमें 3 सेव करा रहे हैं तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू ही होल्ड कर सकता है। अगर ये एक्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होल्ड कर सकता होता तो ये क्या होता है, ये रियल वेरिएबल होता है। इसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही सेव करा सकते, आप इंटीजर वैल्यू इसमें सेव ना करवा सकते। जैसे कि मैंने पीछे 3 लिखा था, तो इस वेरिएबल, क्योंकि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल था तो इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू सेव हुई है, लेकिन अगर ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल होता तो इसमें आप इंटीजर वैल्यू सेव ना करवा सकते। इसी तरह अगर ये करैक्टर वेरिएबल होता तो इसमें आप एक अल्फ़ाबेट ए या डिजिट या स्पेशल सिंबल जिनको हम सिंगल कोट्स में रखते हैं वो सेव करवा सकते। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा वो उसी टाइप की कांस्टेंट को होल्ड कर सकेगा, उसके अलावा किसी कांस्टेंट को होल्ड नहीं कर सकेगा। इंटीजर वेरिएबल होगा तो इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करेगा, रियल वेरिएबल होगा तो रियल कांस्टेंट को होल्ड करेगा, और अगर करेक्टर वेरिएबल होगा तो वो ओनली करेक्टर कांस्टेंट को होल्ड कर सकेगा। अब हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने देखे थे कि जो रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन के कांस्टेंट्स को, वो हर कांस्टेंट के लिए डिफरेंट है। मतलब कि अगर इंटीजर टाइप कांस्टेंट है तो उसके कंस्ट्रक्शन का रूल डिफरेंट है, अगर रियल कांस्टेंट है तो उसकी कंस्ट्रक्शन का रूल डिफरेंट है, और अगर करेक्टर कांस्टेंट है तो उसकी कंस्ट्रक्शन का रूल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि किसी भी टाइप का वेरिएबल आप क्रिएट करना चाह रहे हो, बेशक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो, बेशक करेक्टर टाइप का वेरिएबल हो, या बेशक रियल टाइप का वेरिएबल हो, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो सेम है। सारे वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स बिल्कुल सेम है। तो वो हम देख लेते हैं। जस्ट 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी टाइप का वेरिएबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, या वेरिएबल नेम्स आप कहें तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इंटीजर वेरिएबल को किसी भी टाइप के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। सबसे पहला रूल क्या है, बहुत अहम रूल है और बहुत ही मतलब कि इसको जहन में रखने वाला रूल है कि जो वेरिएबल नेम्स होती हैं वो एनी कम्बिनेशंस ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर, 1 से लेकर 31 तक, आप 1 से लेकर 31 तक अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर को यूज़ करते हुए इनकी कम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 31 तक कुछ भी आप अल्फ़ाबेट्स को, बेशक अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर को जिस तरह मर्जी आप उनको कंबाइन करें, उनसे आप कोई भी वेरिएबल नाम बना सकते हैं। ये मैं आपको, लेकिन कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी हैं जो अलाउ करते हैं कि आप 247 कैरेक्टर्स तक कम्बिनेशंस बना सकते हैं। 247 कैरेक्टर्स तक वो अलाउड करते हैं कि आप कम्बिनेशंस बना के अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स की आप वेरिएबल का नेम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात होती है कि आप 1 से लेके 31 अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के दरमियान में रहें। इसका क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बहुत लंबा वेरिएबल का नाम बना लेंगे, बहुत लंबा, तो आपको एक तो टाइपिंग एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइपिंग एफर्ट, और ये अननेसेसरी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा वेरिएबल का नाम हो, तो वेरिएबल का नाम आपने नॉर्मली छोटा ही रखना होता है।
ज़्यादा बड़ा वेरिएबल का नाम जो है वो डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर, एक तो टाइपिंग एफर्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगी, और दूसरा वो बहुत अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि 1 से लेकर 31 तक आप अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स को कंबाइन करके आप वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। कुछ कंपाइलर्स अलाउ करते हैं कि 247 कैरेक्टर्स तक, लेकिन आपने सेफर यही है, बेहतर यही है कि आप 31 कैरेक्टर्स तक ही अपने आप को महदूद रखें, क्योंकि बहुत बड़ा जो लॉन्ग वेरिएबल का नाम होता है वो अननेसेसरी होता है और आपकी टाइपिंग एफर्ट में इजाफा कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को आपने बहुत ज़रूरी देखना है कि अंडरस्कोर लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा कि कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ये बहुत ज़्यादा जहन में रखने वाली बात है कि जस्ट अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी और स्पेशल सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल नेम्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम में वो या अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इस चीज़ को भी आपने, इस पॉइंट को भी जब आप वेरिएबल नेम्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो इस बात को भी आपने लाजमी जहन में रखना है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम का वो या अल्फ़ाबेट होगा या कोई अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट के अलावा आप कोई डिजिट, कोई और स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉन्स्टेंट्स, जो कि अब जब हम कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स पढ़े थे तो ये वो वहाँ पे भी ये पॉइंट पढ़ा था और यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि नो कॉमर्स और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में कोई कॉमर्स और ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। जब आप वेरिएबल का नाम क्रिएट करने जा रहे हो तो आपने उसमें कॉमा भी नहीं डालना और उसमें ब्लैंक्स भी नहीं डालनी। आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल का नेम बनाने जा रहे हो, वेरिएबल नेम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो। तो नो। सो फ्रेंड्स, ये 4 रूल हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी वेरिएबल को आसानी से बना सकते हैं, वेरिएबल नेम से बना सकते हैं या वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी। SI_INT ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। M_HRA वैलिड वेरिएबल का नाम है। POP_E_89 तो ये तमाम वैलिड वेरिएबल्स के नाम है, क्योंकि इनमें देख सकते हैं जो सबसे पहले है द वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो ये अल्फ़ाबेट्स आ गए, ये अंडरस्कोर आ गया, ये अल्फ़ाबेट्स आ गए, ये अंडरस्कोर आ गया और ये आपके पास फिर दोबारा से अल्फ़ाबेट्स आ गए। तो वहाँ पे दोबारा अल्फ़ाबेट्स आ गए, अंडरस्कोर आ गया और यहाँ पे दोबारा से अल्फ़ाबेट्स आ गए। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, अंडरस्कोर आ गया, फिर दोबारा से अल्फ़ाबेट आ गया, अंडरस्कोर आ गया और डिजिट्स आ गए। तो इन वेरिएबल्स में आप ये भी देख सकते हैं कि द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर। तो इसमें सबसे पहले जो वेरिएबल्स के जो स्टार्टिंग में तमाम जो से हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, तो ये भी यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया हमें। कोई भी हमने स्पेस और ब्लैंक्स और कॉमास हमने यूज़ नहीं किए वेरिएबल के नाम में। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो रूल है यहाँ पे ओबे हो गया है। अब आखिरी पॉइंट, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल को यूज़ किया अपने वेरिएबल के नाम बनाने में, तो यहाँ पे ये रूल भी फॉलो हो गया। तो ये 4 रूल्स थे और एग्जाम्पल के ज़रिए भी मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम वेरिएबल्स के नेम किस तरह से बना सकते हैं, हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं जिनकी बेसिस पर हम वेरिएबल्स के नाम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली ये है कि हमारे पास 1 से लेके 31 कम्बिनेशन, 1 से लेके 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स को हम कंबाइन करके हम वेरिएबल्स के नाम बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो मैक्सिमम लेंथ है वेरिएबल्स की, जो मैक्सिमम अलाउएबल लेंथ है वेरिएबल नेम की, वो 31 कैरेक्टर्स हैं, 31 कैरेक्टर्स। तो हम इन न्यूमरस नंबर ऑफ वेरिएबल्स नेम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो हम बहुत ज़्यादा इन्यूमरस लार्ज अमाउंट ऑफ जो लार्ज नंबर ऑफ हम वेरिएबल्स के नेम बना सकते हैं, क्योंकि 31 कैरेक्टर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैक्सिमम अलाउएबल वेरिएबल नेम इज़ 31 कैरेक्टर्स।
तो हमें ये गुड प्रैक्टिस होती है, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम कोई मीनिंगफुल नाम जो सा है अपने वेरिएबल्स के बनाएं। मतलब जिस चीज़ का हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके हिसाब से हम वेरिएबल्स का नाम दें। सपोज करें, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एक कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, हम किसी का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो हमने जो अपने वेरिएबल्स का नाम रखना है वो हमने रखना है प्रिन ROI NOI। इसका मतलब क्या है, ये प्रिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रिंसिपल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नाम बन रहे हैं। इसकी जगह हम A,B,C अगर ये वेरिएबल्स के नाम रख देंगे तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको पास आप न्यूमरस नंबर ऑफ वेरिएबल्स नेम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 31 कैरेक्टर्स आपको अलाउड है। मैक्सिमम अलाउएबल लेंथ जो है वेरिएबल नेम की 31 कैरेक्टर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो वेरिएबल्स के नाम क्रिएट करने होंगे वो आप मीनिंगफुल, अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नाम करें, ना कि अननेसेसरी वेरिएबल्स के नाम जैसे कि A,B,C। तो उम्मीद है यहाँ पे इस चीज़ को भी आप फॉलो करेंगे और इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो वेरिएबल्स के नाम, जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं, वो उनके जो रूल्स हैं वो किसी भी टाइप के प्राइमरी या सेकेंडरी वेरिएबल्स, जो मर्जी हम वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, उनके तमाम के लिए रूल जो उनसे हैं नेट सेम है। जो उनसे मर्जी, मतलब कि हम प्राइमरी वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं या सेकेंडरी, प्राइमरी में मतलब कि इंटीजर टाइप वेरिएबल्स आ गए, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स आ गए और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स आ गए। तो हम जिस मर्जी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं उन तमाम के लिए जो रूल्स हैं वो सेम है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सी को किस तरह पता लगेगा, वो डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन दीज वेरिएबल्स। मतलब कि उसको किस तरह पता लगेगा कि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, फ्लोटिंग टाइप जो रियल टाइप का वेरिएबल होता है, या ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। तो ये बहुत ही आसान मैटर है। सी जो कंपाइलर है उसने वो डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल बाय मेटिंग, उसने क्या किया है कि सी कंपाइलर ने ये कर दिया है कि वो हमें कहता है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे होगे, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर, तो उससे पहले आपने टाइप ऑफ वेरिएबल मस्ट आपने लिखनी है। तो जो भी टाइप का वेरिएबल, जब आप अपने प्रोग्राम में जिस भी टाइप का वेरिएबल आप क्रिएट करने जा रहे होगे, उसको डिक्लेयर करने जा रहे होगे, तो उससे पहले उसकी टाइप लाजमी डिक्लेयर करनी है। तो जो टाइप डिक्लेरेशन होती है किसी भी वेरिएबल की, वो उसके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होती है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दे देता हूँ। तो उम्मीद है ये यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि एग्जाम्पल देख लें आप कि इंट SI, M_HRA, float beson, CHAR कोड। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब भी किसी, ये तमाम वेरिएबल्स हैं SI, MHRA, ये तमाम वेरिएबल्स के नाम हैं और ये वैलिड वेरिएबल्स के नाम है। तो इससे पहले हमने टाइप को डिक्लेयर कर दिया। ये टाइप डिक्लेरेशन है वेरिएबल की। तो यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, ये टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। तो जब भी हम, तो इस चीज़ का हमें समझ आ गई है कि जब भी हम अगर हम वेरिएबल्स, हम क्योंकि तमाम वेरिएबल्स के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वेरिएबल्स के लिए सेम रूल्स हैं कंस्ट्रक्ट करने के, उनको बनाने के, तो ये क्वेश्चन नेचुरली जहन में आता है कि सी कंपाइलर को किस तरह पता लगता है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो सी कंपाइलर ने हमारे लिए लाजमी कर दिया है डिफरेंट टाइप्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि उसको पता लगे कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, या ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, या ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। उसने हमें कह दिया है कि आपने जब आप प्रोग्राम को बनाने जा रहे हो तो उसके स्टार्टिंग में, बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, आपने उन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हो, उनकी टाइप को लाजमी डिक्लेयर करना है। तो इतनी सी बात है कि आप पहले अगर टाइप डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल्स की, जो भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं, तो सी कंपाइलर को एकदम से पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स को किस तरह से बनाते हैं, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। और
कंपाइलर को किस तरह से पता लगता है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेरिएबल्स के लिए, तमाम वेरिएबल्स के लिए जो सा है रूल्स सेम हैं उनको बनाने के। तो अब आगे हम चले जाते हैं, हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हमने जो सा है पिछले लेक्चर में हमने चेक किया था कि सी करैक्टर सेट को, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स को हमने देखा था कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। फिर हमने देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने अपनी जो डिस्कशन है उसको इसी पर रखा कि प्राइमरी टाइप ऑफ कांस्टेंट्स कौन से होते हैं और उनको क्या क्या रूल्स हैं बनाने के। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को देख लिया, वेरिएबल्स के नाम को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका देख लिया और वेरिएबल्स की टाइप देख ली। टाइप डिक्लेरेशन के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम अगली चीज़ कीवर्ड्स के हवाले से बात करते हैं, सी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिनका मतलब, जिनका मीनिंग जो है वो कंपाइलर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। सी के कंपाइलर को ऑलरेडी, या इन ब्रॉडर सेंस हम कहें तो कंप्यूटर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। उनकी अगर मैं आप कहते हैं लिस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये पिक्चर में आपको वो 32 कीवर्ड्स नज़र आ रहे होंगे कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सी कंपाइलर में, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या चीज़ें हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी सी कंपाइलर को, या इन ब्रॉडर सेंस हम कहें तो कंप्यूटर को पहले से ही बता दिया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जिनकी लिस्ट आपको जो लिस्ट है वो आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये है आपको कि जो कीवर्ड है उसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा, अगर आप किसी कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ करोगे तो आप उसको नया मीनिंग असाइन करें। इसका मतलब यही हुआ कि आप उसको न्यू मीनिंग असाइन कर रहे हो, कि जो कि अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ सी कंपाइलर्स अलाउ करते हैं कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये सेफ़र नहीं है कि आप मिक्स कर लो वेरिएबल्स ने नेम को कीवर्ड्स के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं करना चाहिए। बेशक कोई कंपाइलर आपको अलाउ करता भी है कि आप कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ कर लो, लेकिन ये सेफ़र नहीं है। आपको मिक्स नहीं करना है वेरिएबल्स के नेम को कीवर्ड के साथ। तो एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली आपको अहम है कि कुछ कंपाइलर वेंडर्स जो हैं, मतलब ये मुख्तलिफ कंपनी हैं, ये कंपाइलर्स बनाती हैं। तो कुछ कंपाइलर वेंडर जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट, बोरलैंड है, उन्होंने अपने कीवर्ड्स जो मैंने आपको ऊपर लिस्ट दिखाई है 32 कीवर्ड्स की, उसके अलावा भी कुछ उन्होंने अपने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जो से हैं ऐड किए हैं, जैसे कि नियर है, फॉर है, ASM है। तो उन्होंने कुछ अपने उन कीवर्ड्स के अलावा भी कुछ अपने कीवर्ड क्रिएट किए हैं। जो आंसी कमेटी है, आंसी कमेटी जो कंपाइलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, उसने कहा है, जो आंसी कमेटी ने कहा है कि जब आप उन 32 कीवर्ड्स के अलावा आप कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड करते हो, जो भी कंपाइलर वेंडर्स हैं, तो उसके साथ डबल अंडरस्कोर लगाया करो, डबल अंडरस्कोर ASM। लेकिन जो तमाम वेंडर्स हैं, नॉट एवरी वेंडर्स फॉलो दिस रूल, तमाम वेंडर्स इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई होगी कि आप कीवर्ड्स को जो उनसे है वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ कंपाइलर्स अलाउ भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपने कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप कीवर्ड्स को एक नया मीनिंग असाइन कर रहे हो। लेकिन सी कंपाइलर को पहले से ही बता दिया गया है कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है। तो आप उनको जब न्यू मीनिंग असाइन करोगे तो आपका प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। और ये सेफ़र भी नहीं है कि आप कीवर्ड्स को मिक्स करो वेरिएबल्स के नाम के साथ। अब अगली बात यह है कि कुछ जो कंपाइलर वेंडर्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट, बोरलैंड, इन्होंने जो मैंने आपको 32 कीवर्ड्स बताए, इनके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं। तो उन कीवर्ड्स के साथ जो आंसी कमेटी कहती है कि डबल अंडरस्कोर लगाया करो। जब भी आप कोई नया कीवर्ड, आप एक्सटेंडेड कीवर्ड्स ऐड करने जा रहे हो सी कंपाइलर में, तो आप उनके साथ डबल अंडरस्कोर का इजाफा करो उनकी स्टार्टिंग में। लेकिन ये तमाम वेंडर्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद है सी कीवर्ड्स के हवाले से भी आपको क्लियरेंस होगी, आपको समझ आ गई होगी।
अब हम आगे चलते हैं। दी फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब हमने देख लिया था सी करैक्टर सेट्स को भी देख लिया था, कांस्टेंट वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को भी देख लिया था। अब हमारा जो अगला 2 स्टेप हमारे हो गए थे। अब हमारा अगला स्टेप था कि हमने देखना था कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह बनाते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को कंबाइन करके हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस किस तरह से बनाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन बनाने से पहले हम क्या कहते हैं, हम अपना पहला प्रोग्राम ही राइट कर लेते हैं, और जब हम उस प्रोग्राम को लिख लेंगे तो हम उसको डिटेल्स में देखेंगे कि वो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस किस जगह पे हैं और वो क्या काम कर रही हैं, किन इंस्ट्रक्शन से मिल के वो प्रोग्राम बना है, और हम उन इंस्ट्रक्शंस को एक एक इंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि वो किस तरह से बनी है और उसका उस प्रोग्राम में क्या काम है। हम बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, तो जिसमें हम वैल्यूज़ होंगी कुछ जो प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, और इसकी में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएगी उनको हम हर इंस्ट्रक्शन को बार बार उसको हम हर इंस्ट्रक्शन को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या कर रही है, और इंस्ट्रक्शन बनती किस तरह है, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए हम पहले अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। आपने इस प्रोग्राम को देख के परेशान नहीं होना है। हम इसकी एक एक स्टेटमेंट को, एक एक चीज़ जो चीज़ इसमें लिखी गई है, हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर्म ऑफ अ सी प्रोग्राम। फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, ये इंडिकेट कर रही होती है कि किस तरह से प्रोग्राम राइट किया गया है, टाइप किया गया है। कुछ रूल्स हैं सी प्रोग्राम के, फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम के कुछ रूल्स हैं जो कि तमाम सी प्रोग्राम्स पे फॉलो होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? तो फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम क्या है? फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम कि किस तरह से प्रोग्राम राइट किया गया है, टाइप किया गया है। कुछ रूल्स हैं सी प्रोग्राम के दैट जो कि एप्लीकेबल होते हैं तमाम सी फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम के कुछ रूल्स हैं जो तमाम सी प्रोग्राम्स पे फॉलो होते हैं। वो क्या क्या रूल हैं? तो पहला रूल ये है, जो हर इंस्ट्रक्शन होगी, हर इंस्ट्रक्शन वो सेपरेट स्टेटमेंट होगी। जो हर इंस्ट्रक्शन होगी सी प्रोग्राम में इज रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। हर इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्राम में क्या होगी? एज अ सेपरेट स्टेटमेंट राइट होगी। तो ईच इंस्ट्रक्शन, तो पहला पॉइंट मतलब कि हर एक के अलग स्टेटमेंट है। ये एक अलग स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है ना, इन सी प्रोग्राम रिटन है। तो ये इंस्ट्रक्शन है एक पूरी। इसको हमने एक अलग लाइन पे लिखा, इसको हमने अलग लाइन पे लिखा, इसको हमने अलग लाइन पे लिखा, इसको हमने अलग लाइन। तो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं सी प्रोग्राम में वो अलग लाइन में लिखने होंगी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं सी प्रोग्राम में, हमने उनको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में हम उनको चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हों। मतलब कि हर स्टेटमेंट को, हर जो स्टेटमेंट आपने लिखी है सी प्रोग्राम में, जैसे कि ये टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, तो इनको लाजमी स्टार्टिंग में, मैंने हमने पीछे भी बात की है कि जो टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं उनको हम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में रखते हैं। तो हम जहाँ पे जिन स्टेटमेंट्स को चाह रहे होते हैं कि एग्जीक्यूट हो, हमने प्रोग्राम में भी उनको उसी जगह पे रखना है। तो ये दूसरा पॉइंट है। उम्मीद है ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, हम जो स्पेसिस होती हैं, ब्लैंक स्पेसिस, हम स्टेटमेंट के जो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के दरमियान हम डाल सकते हैं। हमको डालनी चाहिए, लाजमी नहीं है लेकिन हम डालेंगे ताकि जो रिलायबिलिटी है ऑफ द स्टेटमेंट वो इम्प्रूव हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मतलब कि जैसे ये पी स्पेस, आपने यहाँ पे स्पेस दी, इज इक्वल टू, फिर स्पेस दी और 1000 लिखा। तो ये जो है ये स्पेस है, ये स्पेस का काम कर रही है। तो अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे आपने ब्लैंक इंसर्ट की है। तो ये जब हम ब्लैंक स्पेस एक दो वर्ड्स के दरमियान में डालेंगे तो इससे हमारे जो स्टेटमेंट है उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये लाजमी नहीं है, आपका दिल है तो डालें आप ब्लैंक स्पेस,
और अगर आप नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन डालना अच्छी बात है ब्लैंक स्पेस, ताकि जो हमारे जो स्टेटमेंट है उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, वो किसी भी समझ आने वाले को आपको भी समझ आए, और अगर किसी दूसरे ने आपके कोड को समझना है तो उसको भी समझ आ सके। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ब्लैंक स्पेसिस जो है उनको हम क्यों डालते हैं, कि ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो ईज़िली रीडेबल हो किसी के लिए भी, आपके लिए भी, और दूसरा अगर कोई भी उसको रीड करना चाह रहा हो तो उसके लिए रीडेबल हो, आसान हो उसके लिए समझना। तो ये 3 पॉइंट्स फिलहाल हमने डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले जो सेपरेट स्टेटमेंट्स जो होंगी सी प्रोग्राम में, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सेपरेट लाइंस में लिखी जाएंगी, और उसी ऑर्डर में आपने उन स्टेटमेंट्स को लिखना है जिस ऑर्डर में आप उनको चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हों। ब्लैंक स्पेसिस को आप 2 वर्ड्स के दरमियान, जब आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो 2 वर्ड्स के दरमियान आप ब्लैंक स्पेसिस डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो स्टेटमेंट की रीडेबिलिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तमाम स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर गलती हो जाती है जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कि ऑल स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सी प्रोग्राम में, वो लोअर केस लेटर्स में होंगी। उनको क्या होंगी? वो लोअर केस लेटर्स में। किसी भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे जितने भी इस प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तमाम की तमाम लोअर केस लेटर्स में। अब ये देख रहे हैं तमाम के तमाम, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है कैपिटल केस लेटर में नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल स्टेटमेंट्स, तो ऑल स्टेटमेंट्स शुड बी इन लोअर केस लेटर्स। तो ये चौथा पॉइंट था। अब सी में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि स्टेटमेंट गिवन लाइन में किस जगह पर लिखी जाएगी, किस पोजीशन पर लिखी जाएगी। ये वैसे ही फॉर इंफॉर्मेशन है कि सी हैज़ नो स्पेसिफिक रूल फॉर द पोजीशन एट विच स्टेटमेंट इज टू बी रिटन इन अ गिवन लाइन। स्टेटमेंट आप किस गिवन लाइन में किसी भी जगह पे कोई पोजीशन का उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया कि आपने इसी जगह पे लिखना है। तो स्टेटमेंट को आप किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। इसी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं कि फ्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फ्री फॉर्म लैंग्वेज है ये। अब अगला पॉइंट, ये मतलब कि ये पॉइंट भी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा लूँ, तो ई पॉइंट की भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सी में कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपने स्टेटमेंट को गिवन लाइन में किस पोजीशन पर रखना है। तो सी हैज़ कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। इसी वजह से सी को हम क्या कहते हैं? दैट्स वाई अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज। अब हम आखिरी और फाइनल रूल डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म ऑफ अ सी प्रोग्राम के। सी प्रोग्राम को किस तरह लिखना है। जो हर स्टेटमेंट आप देख सके हैं यहाँ पे, हर स्टेटमेंट के एंड में हमने सेमी कॉलन लगाया है। हर स्टेटमेंट के एंड में ये क्या काम करता है? ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है। तो ये आपने लाजमी लगाना है। जब भी कोई स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो उसके एंड में आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर के यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर काम करेगा। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। ये अक्सर जब भी कोई प्रोग्राम लिख होता है तो हमेशा जब आप कंपाइल करके रन करते हैं तो आपको हमेशा वो गलती देता है। तो वो गलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होती है कि आपने सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड में नहीं लगाया होता है। तो आपने जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके एंड में हमने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम के कि किस टाइप में प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम को हमने लिखना है, उसके जो रूल्स हैं, 6 रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो 6 के 6 रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने सबसे टॉप पे जो चीज़ लिखी है, इस चीज़ को सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है, इसको कहते हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स होते हैं। तो हम कमेंट्स इन सी प्रोग्राम को देख लेते हैं। कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये भी आपको समझ आ जाएंगे कि कमेंट्स क्या चीज़ है और ये किस तरह से हम इसको सी प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अब ये जो कमेंट्स हैं सी प्रोग्राम में, ये जो चीज़ जिनके स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डाल के स्टैरिक डाला हुआ है और उसके एंड में स्टैरिक डाल के बैक दोबारा से हमने फॉरवर्ड स्लैश डाली हुई है, तो ये क्या चीज़ है? ये कमेंट्स हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ ये होता है कि ये बता रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम का क्या पर्पज़ है,
ये जो प्रोग्राम लिखा गया है इसका क्या पर्पज़ है, या कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये इस स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। तो मतलब इसका क्या होता है, कमेंट्स किस लिए लिखे जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम का पर्पस बता रहे होते हैं, या किसी भी स्टेटमेंट का वो प्रोग्राम में पर्पस बता रहे होते हैं कि इस स्टेटमेंट का इस प्रोग्राम में क्या पर्पस है। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने प्रोग्राम को जो सा है वो प्रोग्राम को स्टार्ट ही कमेंट से करो। वो कमेंट्स क्या हों, सबसे पहले तो वो ये बता रहे हों कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उसके बाद आप ऑथर डालें कि इस प्रोग्राम को लिखने वाला कौन है, और डेट डालें कि ये प्रोग्राम कब लिखा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें हमने की हैं। हमने बताया कि ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा सिंपल इंटरेस्ट को। ऑथर भी हमने इसका लिखा है, कोड विद शेरी, और इसके बाद हमने डेट भी डाली है, जो डेट है जिस रोज़ ये हमने प्रोग्राम लिखा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कमेंट के हवाले से। अब हम देख लेते हैं कि हमने जब कमेंट लिखने हों तो हमने किन चीज़ों को याद रखना है, कि जो कमेंट्स हैं वो हमने किस तरह से लिखने हैं, उनके कौन कौन से रूल्स हैं। प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब हमने उनमें कमेंट लिखना होता है तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं। तो जो रूल्स हैं, सबसे पहला रूल हम देख लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमेंट को आपने हमेशा इनक्लोज करना है इन दोनों फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक में और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश में। जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसको आपने हमेशा इन दोनों फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान में इनक्लोज करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो इस तरह ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में, ये क्या काम कर रही हैं, ये कमेंट्स का काम कर रही हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कमेंट्स के हवाले से। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में क्या कर रही होती है। तो ये अच्छा होता है कि हम उस स्टेटमेंट के ऊपर एक कमेंट, हम उस स्टेटमेंट के साथ जो सा एक कमेंट लिख दें कि ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इस प्रोग्राम, जैसे कि हमारे पास ऐसा ही, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी और इस स्टेटमेंट के ऊपर फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें उस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होती कि वो स्टेटमेंट उस प्रोग्राम में क्या कर रही है। तो हमें ये बहुत अच्छा होता है कि हम उसके ऊपर जो वो प्रोग्राम लिख रहा है वो उस स्टेटमेंट के हवाले से एक कमेंट लिख दे कि ये स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में क्या कर रही है। तो उम्मीद है ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो बी पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो बी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। सी पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वाले से कि आप कमेंट को किसी भी जगह पे लिख सकते हो। मतलब कि कोई जितने नंबर ऑफ़ कमेंट्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई आपको लिमिट नहीं है इसमें। और इसके अलावा जिस मर्जी जगह, मतलब कि आप स्टेटमेंट से पहले, स्टेटमेंट के दरमियान में, ये स्टेटमेंट के बाद में जहाँ मर्जी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो ये हमने स्टेटमेंट से पहले कमेंट लिख दिया, तो ये भी ओके है, इसमें भी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। हमने स्टेटमेंट के बाद लिख दिया कमेंट, और अब हम स्टेटमेंट के दरमियान में कमेंट लिखेंगे तो वो भी वैलिड है। तो यहाँ पे भी ये भी वैलिड है। आप देख सकते हैं कमेंट को हमने दरमियान में लिख दिया है। तो ये पॉइंट भी, सी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कमेंट को हम किसी भी जगह पर, कि जितने नंबर ऑफ़ कमेंट्स हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, और उसको हम स्टेटमेंट से पहले, दरमियान में, बाद में, जहाँ पे मर्ज़ी लिखना चाहे हम वो लिख सकते हैं कमेंट को। अब हम डी पॉइंट, अगला पॉइंट कमेंट्स के हवाले से पढ़ लेते हैं। अब ये पॉइंट इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि जो कमेंट, जो चीज़ें हम कमेंट्स, जिनको हम कमेंट के तौर पे लिखते हैं, उसको जो नॉर्मल लैंग्वेज के रूल्स हैं, जिस तरह हमने नॉर्मल लैंग्वेज के रूल्स में पढ़ा था कि तमाम जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको वो स्मॉल लेटर्स में होंगी, उनको हमने स्मॉल लेटर्स में, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सी प्रोग्राम में, उसको हमने, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कमेंट्स में जो भी चीज़ लिखी गई होगी उसको बेशक आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, या उनकी कम्बिनेशंस में लिखें, स्मॉल और कैपिटल लेटर की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये जो कमेंट्स होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, या उसके फेलो प्रोग्रामर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये कंपाइलर इनको टोटली कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तो उम्मीद है ये डी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कमेंट्स लिखे जाते हैं उनको आप नॉर्मल लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो नॉर्मल हम लैंग्वेज लिख रहे हैं,
जैसे कि जिसका एक रूल है कि आपने तमाम स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, वो रूल यहाँ पे कमेंट्स में अप्लाई नहीं होता है। आप उनको बेशक कैपिटल लेटर में लिखो, बेशक स्मॉल लेटर्स में लिखो, बेशक इन दोनों की कॉम्बिनेशन में लिखो, क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं ये प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए या उसके फेलो प्रोग्रामर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। इनका जो कंपाइलर है इनको टोटली इग्नोर कर देता है। तो डी पॉइंट भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ई पॉइंट पे आ जाते हैं। कमेंट्स को हम नेस्ट नहीं कर सकते, कमेंट्स के अंदर कमेंट्स नहीं लिख सकते। मतलब कि एक कमेंट के अंदर हम दूसरा कमेंट नहीं लिख सकते, ये कंपाइलर आपको एरर दे देगा। मतलब सपोज कर लें हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने ये कमेंट लिखा, तो अब देख सकते हैं कि हमने कमेंट के अंदर कमेंट को नेस्ट करने की कोशिश की है। यहाँ से एक कमेंट स्टार्ट हो रहा होगा था, उसके अंदर हमने इस कमेंट को नेस्ट करने की कोशिश किया और यहाँ पे बाहर वाले कमेंट को हमने एंड किया है। और यहाँ पे तो ये जो कमेंट है, जब आप कमेंट को कमेंट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि ये गलत है, ये इनवैलिड है। तो उम्मीद है इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे कि आप कमेंट को कमेंट के अंदर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब अगला पॉइंट एफ पॉइंट पे हम आ जाते हैं। एफ पॉइंट क्या है कि कमेंट को आप मल्टीपल लाइंस पर स्प्लिट कर सकते हो। मतलब कि कमेंट को आप एक से ज़्यादा लाइन पर लिख सकते हो। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लाइन। सपोज कर लें, जैसे कि मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, इसमें 3 लाइन हैं। तो दिस कमेंट है 3 लाइन। तो इस तरह से भी आप कमेंट को लिख सकते हो। तो इस कमेंट को हम क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। अब अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। उम्मीद है ये मल्टी लाइन कमेंट के वाले से भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो आंसर सी है कमेटी जो है, वो हमको इस तरह से भी अलाउ करती है कि कमेंट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाई, फिर कैलकुलेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फिर हमने फार्मूला। तो इस तरह से भी हमको अलाउ किया गया है आंसर सी की तरफ से कि आप इस तरह से भी कमेंट को लिख सकते हैं। आप जितनी दफ़ा जितनी लाइन्स पर कमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपने उसके से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लाजमी डालनी है। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तमाम पॉइंट्स थे कमेंट्स के हवाले से, जो हमने अपने प्रोग्राम में कमेंट लिखे थे उनके हवाले से ये तमाम पॉइंट्स है। और उम्मीद है ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मैन के हवाले से। ये मैन क्या है, ये प्रोग्राम में इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है। तो जिस तरह इसको भी हम प्रॉपर थॉरली एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो अब हम इस मैन को भी, ये जो मैन है इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये मैन क्या है। व्हाट इज़ मैन। मैन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्यूरिकल पार्ट है सी प्रोग्राम का। अब हम इसकी देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसकी पेचीदगियों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ हैं। मैन क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है मैन एक फंक्शन है। इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना है कि मैन इज़ अ फंक्शन। मैन क्या है, मैन इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। क्या होता है, फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। सी प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बिगिनिंग में हैं, स्टार्टिंग में हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे जिनमें एक फंक्शन होगा। और वो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन मैन होगा। उसके अलावा कोई भी फंक्शन उसमें नहीं होगा। तो जो भी स्टेटमेंट्स जो मेन फंक्शन को बिलोंग कर रही होती हैं, जो मेन फंक्शन से मुतलका होती हैं, उनको हम क्या किन में लिखते हैं, उनको हम पेयर ऑफ ब्रेसेस में, ये जो हमने करली ब्रैकेट्स लगाई हैं इनमें उनको हम रखते हैं। अब देख सकते हैं मैन जब स्टार्ट हुआ था तो हमने करली ब्रेसेस लगाई थी, और जब मैन एंड हुआ था तो हमने करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाई थी। तो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मैन क्या है, मैन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक कंटेनर होता है जस्ट जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तो सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बिगिनिंग में हैं तो हम सिर्फ उन फंक्शन को, उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा।
जो भी स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन से बिलोंग कर रही होती हैं उनको हम पेयर ऑफ ब्रेसेस में जो करली ब्रैकेट्स होती हैं उनमें रखते हैं। मैं आपको ये लिख के भी समझा देता हूँ बी पॉइंट के हवाले से कि इंट मेन करली ब्रैकेट्स ओपन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 करली ब्रैकेट क्लोज। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट हम देखें तो जैसे कैलकुलेटर में जो फंक्शंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। जब हम उन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 डिजिट्स को हमने ऐड किया, तो जब हमने उनको ऐड करने के बाद ऐड का फंक्शन लिया तो ऐड फंक्शन ने हमें क्या किया, हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न की। इसी तरह जो सी प्रोग्राम में जो फंक्शंस होते हैं वो भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने मैन लगाया था, ये मैन इसने क्या, ये ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। ये क्या ऑलवेज रिटर्न क्या करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए हमने इससे पहले क्या इंट का इजाफा किया। मैन फंक्शन हमें क्या हमेशा क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसलिए इसने हमने इससे पहले क्या इंट का इजाफा किया। अगर ये जो जैसे हमने ये एंड में लिखा कि ये रिटर्न क्या करेगा, ये ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस हुई है। हमने जो काम कराना चाह रहे थे उसमें हमें उस मैन फंक्शन से हमें उसमें सक्सेस हुई है। अगर वो इसके अलावा फॉर एनी रीज़न कि वो जो अगर फेल हो जाता है वो काम कराने में, उस स्टेटमेंट्स को जो स्टेटमेंट्स हमने उसके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखी हैं वो फेल हो जाता है उनसे वो काम करवाने में, तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। जिसका मतलब ये क्या होगा, जिसका मतलब इस ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसका मतलब क्या होगा कि इंडिकेट करेगा वो फेलियर हो गया, हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरह से या हमारे मेन के फंक्शन ने सही तरह से काम नहीं किया, हमारी को स्टेटमेंट्स जो सी उस मेन के फंक्शन में गलत हैं, वो सही तरह से अपना काम नहीं कर रही हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कुछ कंपाइलर्स हैं, ये इस हवाले से भी आप इस चीज़ को भी नोट कर लें कि कुछ कंपाइलर हैं सी टर्बो सी प्लस प्लस, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम मेन फंक्शन से कुछ ना रिटर्न करवाएं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मेन के साथ वाइड का इजाफा करते हैं, वाइड मेन कि मेन फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है, हम इंट को हटा देते हैं, इंट की जगह हम वाइड रखते हैं। तो लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड वे है, आपको ये कोई अच्छा स्टैंडर्डाइज वे नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड वे है। तो हम फंक्शंस की जो डिस्कस फंक्शन अभी तो हमने मेन फंक्शन के हवाले से ससरी सी बात की है, और हम ग्रेट डिटेल में इन जब आगे हम लेक्चर्स करेंगे तो हम ग्रेट डिटेल में इनकी फंक्शंस की वर्किंग को, इन फंक्शंस को की वर्किंग और इनको फंक्शंस को हम ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही आप समझ लें कि मेन एक फंक्शन है और इसमें सेट ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, और यहाँ पे हम बहुत सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ क्योंकि बिगिनिंग में है तो हम अपने डिस्कशन को सिर्फ उस प्रोग्राम्स को देखेंगे जिनमें एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन कौन सा होगा, मेन होगा। मेन फंक्शन में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो मेन फंक्शन से बिलोंग कर रही होती हैं उनको हम पेयर ऑफ ब्रेसेस में रखते हैं। मेन जो होगा वो ऑलवेज कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने उसके साथ इंट लगाया कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मेन फंक्शन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब है सक्सेस हो गई है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरह से, ये हमारे फंक्शन ने सही तरह से काम किया। अगर हमें सक्सेस ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो इसका मतलब ये है कि फेलियर हुआ है, हमारी स्टेटमेंट्स ने या हमारे प्रोग्राम ने सही तरह से काम नहीं किया है। कुछ जो कंपाइलर्स हैं टर्बो सी प्लस प्लस, वो हमें ये भी अलाउ करते हैं कि हम मेन से कुछ ना रिटर्न करवाएं, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्डाइज वे है, ये कोई सही वे नहीं है कि आप मेन से कुछ ना रिटर्न कराएं। आप लाजमी उसके से पहले इंट लिखें ताकि वो कोई ना कोई वैल्यू ज़ीरो या 1 ज़ीरो या कोई अगर उसको एरर आता है तो उसके अलावा कोई वैल्यू रिटर्न करे। हम फंक्शंस को और इनकी वर्किंग को जब आगे लेक्चर्स आएंगे तो ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं जो हमने पीछे सीखा वेरिएबल्स और उनकी जो हमने अपने इस प्रोग्राम में जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनकी हम यूजेज को देख लेते हैं। वेरिएबल्स एंड देयर यूजेज। हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आइसोलेशन में डिस्कस किया था। पीछे हमने देखा था कि वेरिएबल्स किस तरह बना सकते हैं, वेरिएबल नेम्स किस तरह बना सकते हैं और कांस्टेंट्स किस तरह बना सकते हैं।
तो अब हम इनकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं, वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस को देखते हैं और कॉन्स्टेंट्स की सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू आवर फर्स्ट प्रोग्राम, जो हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है इसके हवाले से। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि हमने कहा था कि जो सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स और उनकी यूजेज के हवाले से, वो ये है कि जब भी हमने वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करने होते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं बिफोर यूजिंग इट। हमने अपने वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना है और उसके बाद उसको हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लें, हमारे ये जो प्रोग्राम है ये और फ्लोट RSI, यहाँ पे ये दोनों डिक्लेरेशन है, मतलब कि इंट पी, ये क्या है, ये हमारे प्रोग्राम में ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स की। इसका मतलब क्या है कि हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स दो p और n हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इस तरह फ्लोट r और si ये भी टाइप डिक्लेरेशन है। ये हमने कौन से टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, हमने फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। और आगे हमने यूज़ इनको कहाँ पे किया है, यूज़ हमने इनको ये यहाँ पे किया है, si इज इक्वल, ये हमने यूज़ इनके कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमने उनको डिक्लेयर क्यों करना है, क्योंकि डिक्लेयर हम जब तक वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये सी कंपाइलर ने हमारे लिए लाजमी करार कर दिया है कि हम जब भी किसी वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हम उनको डिक्लेयर लाजमी करेंगे। इसकी वजह क्या है कि अगर हम उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो सी कंपाइलर को ये पता नहीं लगेगा ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, ये इन टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, या कि ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो इनकी डिक्लेरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, si इज इक्वल टू पी स्टैरिक एन स्टैरिक आर डिवाइडेड बाई 100 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश 100। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। si इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एन बाई 100। तो यहाँ पे ये जो स्टैरिक है, मैं आपको असल में ये जो स्टैरिक है और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं वो हैं प्लस, माइनस, ये स्टैरिक ये मल्टीप्लाई का काम करता है, एंड डिवाइड, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है डिवाइड का काम करती है। सी जो सी है वो बहुत ज़्यादा अमीर है ऑपरेटर्स में, वेरी रिच है इन ऑपरेटर्स में। 45 तक ऑपरेटर्स जो से हैं वो अवेलेबल हैं सी में। कितने ऑपरेटर्स? 45 तक ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशन के लिए ये यहाँ पे आपको चीज़ बताना ज़रूरी थी कि एक्सपोनेंशन के लिए ये MCQS के हवाले से आ सकता है आपको एग्ज़ाम के हवाले से, कि एक्सपोनेंशन के हवाले से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। तो एक्सपोनेंट के हवाले से कोई इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपोनेंशन के हवाले से कोई ऑपरेटर नहीं है। ये एक स्लिप है। ये इस वजह से हो सकता है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप एक इंडिविजुअल ने किया है, नॉट बाय द कमेटी। तो हो सकता है कि ये इस वजह से एक्सपोनेंट के लिए कोई ऑपरेटर क्रिएट ना हो सका हो, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ने लिखी है तो कोई ना कोई गलती रह जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई पूरी कमेटी ने लिखा है, ये जस्ट एक बंदे ने ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। तो वेरिएबल्स के हवाले से इतना ही कि वेरिएबल्स एंड देयर यूजेज के हवाले से आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स को हमने पहले डिक्लेयर लाजमी करना है जब हमने उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। इनको डिक्लेयर किस लिए करना है? ताकि सी कंपाइलर को समझ आ सके ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, प्रिंट एफ। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंट एफ का हमारे प्रोग्राम में क्या पर्पज़ है, और उम्मीद है ये भी आपको समझ आ जाएगी कि प्रिंट एफ का पर्पज़ क्या है हमारे प्रोग्राम में। बहुत आसान सी चीज़ है ये, इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रिंट एफ एंड इट्स पर्पज़। अगर आपको इन डिस्कशन में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ सकते हैं। मैं आपको उस क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रिंट एफ एंड इट्स पर्पज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सी में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि ताकि जो हम आउटपुट है उसको हम डिस्प्ले करा सकें स्क्रीन के ऊपर। जब हमने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट की है, कोई भी रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है, तो उसको हम आउटपुट करा सकें, उसको स्क्रीन के ऊपर, उस आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकें। इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है।
इसको अचीव करने के लिए उस आउटपुट को जो हमने कैलकुलेशन के बाद हासिल किया, उसको आउटपुट उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट एफ का। अब हम इसको अपने प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। प्रिंट एफ का आपको समझ आ गई कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम कर रहा है। प्रिंट एफ फंक्शन जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, जो हमारी स्टेटमेंट से रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब हम इसको अपने प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब एस आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये जो एस आई है हमारे पास यहाँ पे, इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, इसकी वैल्यू को अब हमने क्या करना है कि इसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। अब देख सकते हैं हमने जब वैल्यू कैलकुलेट करा दी तो उसके ज़रिए फिर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करके उसकी वैल्यू को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। अब हम प्रिंट एफ के फंक्शन किस तरह हम यूज़ कर सके हैं। प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करने के लिए जब हमने प्रिंट एफ का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उसके लिए लाजमी है कि हम ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को लाजमी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखें, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसको हम ग्रेट डिटेल में हम आगे देखेंगे, जब हम हमारे आगे लेक्चर आएंगे तो उन डिटेल ग्रेट डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्योंकि बिगिनिंग में है तो यहाँ पे आपका समझना लाजमी है कि जब हमने प्रिंट एफ फंक्शन से अपने प्रोग्राम में काम लेना है, प्रिंट एफ के फंक्शन से, तो हमको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच अपने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में लाजमी डालना होगा। जहाँ पे भी जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे तो हमको स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लाजमी डालना होगा। ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब हम अगर जर्नल फॉर्म देखें प्रिंट एफ फंक्शन की, प्रिंट एफ फंक्शन की जर्नल फॉर्म देखें, बी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ए पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि एस आई की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है उसको जब हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो हम क्या प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन जब हमने अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उससे पहले हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लाजमी डालना है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसको हम ग्रेट डिटेल में आगे समझेंगे। अब हम सी पॉइंट पे आ जाते हैं, जो जर्नल फॉर्म है प्रिंट एफ फंक्शन की। प्रिंट एफ फंक्शन की जर्नल फॉर्म क्या है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्लोज सेमीकोलन। तो ये क्या है, ये प्रिंट एफ फंक्शन की जर्नल फॉर्म है। ये प्रिंट एफ फंक्शन की जर्नल फॉर्म है। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल सेमीकोलन फॉर्मेट स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें जो से यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या क्या कंटेन कर सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज एफ। ये स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले कराएगी, जब हमने परसेंटेज एफ लिखेगा ये प्रिंटिंग कराएगी, ये फॉर प्रिंटिंग रियल वैल्यूज़। जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ लिखेंगे। परसेंटेज डी क्या करेगी, फॉर प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यूज़। और परसेंटेज सी क्या करेगी, फॉर प्रिंटिंग करेक्टर वैल्यूज़। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या क्या चीज़ें कंटेन कर सकती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में लाजमी नहीं है कि परसेंटेज एफ परसेंटेज डी परसेंटेज सी ही रखें, इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ करेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी करेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो आप इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसको भी रख सकते हैं, वो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको भी आगे हम देखेंगे कि हम करेक्टर्स फॉर्मेट स्ट्रिंग में किस तरह से रख सकते हैं और वो किस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। डी पॉइंट में ये भी एक एग्जांपल है। ये क्या एस आई क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल था, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज एफ लिखा, क्योंकि ये रियल टाइप की वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को। तो प्रिंट एफ परसेंटेज एफ एस आई। अगर हम कुछ और वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पी यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, एन भी यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, आर भी यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल था और एस आई यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल था। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं।
तो P और N के लिए हमने परसेंटेज D यूज़ किया है, R और SI के लिए हमने परसेंटेज F यूज़ किया है। तो उम्मीद है यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा। अगली चीज़, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने अगर किसी करैक्टर को डिस्प्ले कराना है, इसके अलावा अगर परसेंटेज F या परसेंटेज D के अलावा भी आप करैक्टर्स भी लिख सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, ताकि वो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? प्रिंट F सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू RS रुपीज़ परसेंटेज F कोमा SI। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, उसके आगे इक्वल टू का निशान डालेगा, उसके आगे RS लिख के परसेंटेज F जो SI की वैल्यू होगी उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर कोई भी वर्ड्स, कोई भी कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं प्रिंट F के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, जिनको आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी इसकी इस पूरी लाइन की जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? वो प्रिंसिपल लिखा आएगा इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ आएगा, और अगली लाइन पे रेट लिखा हुआ आएगा इज इक्वल टू 8.5 1 2 3 4 5। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? अब इस चीज़ को समझ लें कि ये ऐसा क्यों हुआ है कि ये जो हमने \n यहाँ पे डाला है \n, इसका मतलब क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है कि ये न्यू लाइन पे ले जाती है। ये कर्सर को किस लिए लाइन पे ले जाती है? नेक्स्ट लाइन पे। जब डिस्प्ले हो रहा होता है ना स्क्रीन पे कोई भी चीज़, तो जब हम \n डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगी। इसीलिए आपको प्रिंसिपल जोन है वो एक लाइन पे डिस्प्ले होगा और रेट जोन है आपको दूसरी लाइन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान \n का इजाफा हो गया। तो इस वजह से हमको जो आउटपुट मिलेगी वो स्प्लिट होके मिलेगी दो लाइन को। ये इसको हम स्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। इस चीज़ को आपने याद रख लेना है कि ये \n क्या है? ये एक स्पेस सीक्वेंस है। इसको भी हम आगे स्केप से फिलहाल हमने क्योंकि स्टार्टिंग में है तो इसको हम जैसे इतना ही समझते हैं कि ये एक स्केप सीक्वेंस है, और इसका पर्पस क्या है कि ये जो आउटपुट है उसको दो लाइन पे स्प्लिट कर देती है, क्योंकि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है। तो बहुत सारे स्केप सीक्वेंस अवेलेबल है, उनमें से ये एक स्केप सीक्वेंस है \n। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमने अपनी आउटपुट को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना होता है सेपरेट लाइंस के ऊपर, इसके लिए हम \n को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये वेरिएबल्स की जस्ट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए नहीं है। इसके ज़रिए आप जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है एक्सप्रेशंस का वो भी प्रिंट करवा सकते हो। ये लाजमी नहीं है कि आप प्रिंट एफ फंक्शन को सिर्फ आप यूज़ करो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो आती हैं उनको प्रिंट कराने के लिए। आप इनके ज़रिए एक्सप्रेशन के रिजल्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, बस एक वैलिड कम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स की, जैसे कि 3, 3 + 2, C A + B × C - T। तो ये क्या है? ये तमाम ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दो ऐड हो रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो आप इनके ज़रिए भी जो सा है वैल्यूज़ को इनके प्रॉपर कम्बिनेशन को करते हुए भी ये प्रॉपर इनका जो कम्बिनेशन है इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और इनकी वैल्यूज़ को भी आप प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए प्रिंट करा सकते हो। तो 3 जो जस्ट कांस्टेंट है, और C ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है, इनको भी देखें। तो इनकी वैल्यूज़ को आप किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं? हम लिखते हैं प्रिंट एफ %D 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 3, 3 + 2, C A + B × C - T। तो ये भी इस तरह से भी आप जो सा है प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से इसका पर्पज़ आपको प्रिंट एफ फंक्शन की समझ आ गई होगी, और हमारे प्रोग्राम में इसका पर्पज़ भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने लगे थे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बारे से। ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। एक दफ़ा जब हमने अपना प्रोग्राम हार्ड फॉर्म में लिख लिया, जैसे कि ये प्रोग्राम लिख लिया,
तो अब हमने इसको टाइप करना है और मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी है कि इसको एग्जीक्यूट करे। तो जब आपने सी प्रोग्राम लिखना होता है, जब आपने सी प्रोग्राम को टाइप करना होता है, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम एडिटर की आपको ज़रूरत पड़ती है। एडिटर में आप क्या करते हो, एडिटर में जब आप अपना प्रोग्राम हार्ड फॉर्म में, मतलब कि ड्राई फॉर्म में, ये हार्ड फॉर्म में लिखा है, इसको जब आपने टाइप करना है तो टाइप करने के लिए आपको एक सी प्रोग्राम को टाइप करने के लिए आपको एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं। अब जब एक दफ़ा आपने उस एडिटर में आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया, अब आपने मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके। मतलब कि मशीन की एग्जीक्यूशन करने से पहले आपने अपने प्रोग्राम को क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मशीन इस चीज़ को तो नहीं समझती, मशीन सिर्फ 1 और 0 को समझती है। तो इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। तो जो कंपाइलर के वेंडर्स हैं वो क्या कहते हैं, हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें दोनों कंपाइलर्स और एडिटर्स दोनों होते हैं। आप एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखते हो और कंपाइलर के ज़रिए आप कंपाइल करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो। तो कंपाइलर और एग्जीक्यूशन के हवाले से जो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर के लिहाज से अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है आपको कंपाइलेशन, प्रोग्राम की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के हवाले से भी समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम को टाइप करने के लिए एडिटर की ज़रूरत होती है, एक प्रोग्राम है एडिटर, और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। जो वेंडर्स हैं, जो कंपाइलर और एडिटर, जो कंपाइलर वेंडर्स हैं वो हमें क्या एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देती है जिसमें दोनों एडिटर्स भी होते हैं और कंपाइलर्स भी होते हैं। मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए मुख्तलिफ जो सा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगली बात कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसीविंग इनपुट। यहाँ पे तो हमने ये देखा है ना कि हम स्क्रीन के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी आउटपुट को। अब हम देख लेते हैं कि हम इनपुट, रिसीविंग इनपुट, ये जो प्रोग्राम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम से, उसमें हमने जो पी एन और आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी उसको प्रोवाइड की थी कि मतलब कि 100, 3, 8.5 हमने खुद से प्रोवाइड की थी। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो ये सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ पी एन और आर की 1000, 3 और 8.5 के लिए रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेगा। अगर हमने कोई वैल्यूज़ चेंज करनी होगी तो हम फिर दोबारा से अपने एडिटर में जाएंगे, इनकी जगह कोई और वैल्यूज़ लगेंगे 1000, 3 और 8.5 की जगह, और फिर दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये किसी और वैल्यू के लिए हमें रिज़ल्ट देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको बार बार एक तो जाना पड़ रहा है, आपने अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है तो आपको बार बार जाके प्रोग्राम में एडिटिंग करनी पड़ी है, दोबारा वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ रही हैं, और फिर जाके दोबारा से कंपाइल करके आपको प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा है। और अगर आप सपोज कर लें इसकी एक्जी फाइल बना के किसी को दे देते हैं तो वो कभी भी नहीं जाके प्रोग्राम में जाके उसको एडिट नहीं कर सकेगा अगर उसने किसी और वैल्यू के लिए अपनी आउटपुट लेनी है इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने प्रोग्राम को इतना जर्नलाइज बनाना चाहिए कि कोई भी इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट कैलकुलेट करे, पी एन और आर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट को कैलकुलेट करे, और अगर हम किसी को भी ये प्रोग्राम दें तो वो किसी भी वैल्यू के लिए रिज़ल्ट अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको ये करना होगा कि हमको जो यूज़र है वो हमें कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दे, पी एन और आर की वैल्यू दे, और उन जो पी एन और आर की वैल्यू जो यूज़र दे उनकी बेसिस पर जो हमारा प्रोग्राम है वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करे और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराए। तो इतना जर्नलाइज तो होना चाहिए हमारा प्रोग्राम। तो वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, उसके लिए हमने प्रिंट एफ हमने यूज़ किया था स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए। तो स्कैन एफ हम यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे हमने प्रोग्राम अपना इसको लिखा था, इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करने लगा हूँ, तो इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़ ऑफ पी एन एंड आर।
स्कैन एफ, ये फंक्शन क्या लेगा, ये यूज़र से इनपुट लेगा। तो परसेंटेज डी एंड पी एंड एन एंड आर। इसमें परेशान नहीं होना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ, जिसको हमने परसेंटेज डी अगर हमने यूज़र से जिस तरह हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं तो परसेंटेज डी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को परसेंटेज डी इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराता है। इसी तरह अगर हम स्कैन एफ में परसेंटेज डी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम यूज़र से कह रहे हैं कि आप इंटीजर टाइप वैल्यू हमें दो। कीबोर्ड से आपने कौन सी वैल्यूज एंटर करनी है, इंटीजर टाइप वैल्यूज़। तो यहाँ पे बस स्कैन एफ। अब यहाँ पे मैंने जो आपको समझाने वाली चीज़ है वो है ये अपरसेंट एंड का जो निशान है, ये आपको समझाने वाली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये जो अपरसेंट हमने स्कैन एफ के फंक्शन में डाला है, ये इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये हमें क्या देता है, ये जो अपरसेंट है यहाँ पे कि ये हमें देता है कि जो लोकेशन है, लोकेशन नंबर एड्रेस यूज बाय द वेरिएबल इन। मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को आप समझ लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करना है तो आपने लाजमी जो सा है एंड जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर के साथ आपने अपरसेंट का निशान लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे ये 3 हमने और x, ये एक वेरिएबल था और इसके अंदर हमने 3 वैल्यू को स्टोर करवाया था। तो जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे तो यूज़र को किस तरह से ये जो x वेरिएबल है, ये जो भी लोकेशन यहाँ पे इसको मिली है, ये इस लोकेशन का एक एड्रेस होता है, इस लोकेशन का एक एड्रेस होगा। वो कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो वो जो एड्रेस होता है, ये जो अपरसेंट का निशान है, ये उस एड्रेस की तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है कि एक्स वेरिएबल्स को मेमोरी में ये लोकेशन मिली है, इस लोकेशन का ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे जाके आपने जो भी वैल्यू यूज़र देगा उसको आपने सेव करवाना है। तो सपोज कर लें यूज़र 3 वैल्यू देता है तो वो वैल्यू यहाँ पे आकर सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया है कि ये एड्रेस है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमें बता रहा है कि एक्स वेरिएबल को मेमोरी में ये लोकेशन मिली है, इस लोकेशन का ये एड्रेस है और यहाँ पे आके आपने जो यूज़र ने इनपुट दी है उसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी कि हम अपने प्रोग्राम को जर्नलाइज किस तरह कर सकते हैं। जर्नलाइज इस तरह कर सकते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें। यूज़र से इनपुट हम किसके ज़रिए ले सकते हैं, हम स्कैन एफ के ज़रिए ले सकते हैं। स्कैन एफ के फंक्शन में बिल्कुल वैसे ही प्रिंट एफ की तरह जिस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर थे परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज सी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को प्रिंटिंग कराने के लिए, डी इंटीजर टाइप को प्रिंटिंग कराने के लिए और सी कैरेक्टर टाइप को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह स्कैन एफ में जब हम परसेंटेज डी लगाएंगे या परसेंटेज एफ लगाएंगे या परसेंटेज सी लगाएंगे तो हम यूज़र से ये कह रहे हैं कि हमें इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट करो या फ्लोटिंग टाइप वैल्यू इनपुट करो या कैरेक्टर टाइप वैल्यू इनपुट करो। अब हम एक चीज़, जब हम इनकी वैल्यू यूज़र से ले रहे होंगे तो यूज़र इनकी वैल्यूज़ को 3 तरह से हमको सप्लाई कर सकता है। पहले उसने अगर उसने पी की वैल्यू डाली है 1000 पी की वैल्यू जब उसने यूज़र ने इनपुट की है कीबोर्ड से, उसके बाद जब वो इंटर प्रेस करेगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा और और यूज़र से कहेगा कि अब तुम एन की वैल्यू इंटर करो। एन की वैल्यू जब वो इंटर कर चुकेगा तो फिर दोबारा से अगर वो इंटर दबाएगा तो वो उससे कहेगा कि आप आर की वैल्यू इनपुट करो, जो कि 15.5 सपोज वो इंटर करता है। ये तो मैंने बताया कि कीबोर्ड के ऊपर जब आप इंटर को दबाओगे तो पहले इंटर 1000 वैल्यू आप पी के इंटर करके इंटर दबाओगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, तो आप 5 वैल्यू इनपुट करोगे, उसके दोबारा इंटर को दबाओगे तो 15.5 वो इंटर कर देगा। इसको आप इंटर के ज़रिए भी कर सकते हो। अब कीबोर्ड के ऊपर आप अगर इंटर नहीं दबाते तो आप स्पेस के ज़रिए भी वैल्यू दे सकते हो। मतलब कि आपने 1000 लिखा, स्पेस डाली, फिर 5 लिखा, फिर स्पेस डाली, 15.5। तीसरा आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कीबोर्ड के ऊपर आपने 1000 डाला, टैब दबाया, फिर 5 डाला, फिर टैब दबाया, फिर। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप वैल्यूज़ जो उनसे है वो इनपुट करवा सकते हो स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हर चीज़ की कि जो स्कैन एफ अगर हमने अपने प्रोग्राम को जनरलाइज बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है। अब यहाँ तक हमको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम एक दफ़ा इनको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक सीखा है इस सारी
जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम उसको ओवरऑल समराइज़ कर लेते हैं कि हम क्या कुछ हमने अभी तक सीखा है। और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं आपकी क्यूरी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी है कि कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। कांस्टेंट की वैल्यू डज नॉट चेंज। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तब मुख्तलिफ टाइम में हम मुख्तलिफ वैल्यूज़, जैसे कि यहाँ पे हमने स्कैन है फंक्शन के ज़रिए जो से वेरिएबल की वैल्यूज़ यूज़र से ले रहे हैं, तो यूज़र ने एक टाइम में एक वेरिएबल की वैल्यू डाली पी एन और आर की, दूसरे टाइम में वो दूसरी वेरिएबल्स की वैल्यू डालता है। तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू हैं वो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती हैं वो में चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा सी पॉइंट कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है और ये पहले से ही कंपाइलर को, या इन ब्रॉडर सेंस बात करें तो पहले से ही क्या कंप्यूटर को बता दिया गया है। सी में 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और जो कुछ कंपाइलर वेंडर्स हैं जिस तरह बोरलैंड और माइक्रोसॉफ्ट हैं, इन्होंने अपने एक्सटेंडेड कीवर्ड्स और ज़्यादा इन्हांस किए हैं, कीवर्ड फालतू डाले हैं। आंसी ने ये कहा हुआ है कि आप जब इन कीवर्ड्स के अलावा कोई कीवर्ड ऐड करो कंपाइलर में तो आप डबल अंडरस्कोर उसके स्टार्टिंग में लाजमी लगाओ, लेकिन तमाम वेंडर्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, अगला पॉइंट, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को बना रहे होते हैं, ये समरी का अगला पॉइंट है, तो हमने कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हमने कांस्टेंट्स के भी रूल पढ़े हैं कि कांस्टेंट को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वेरिएबल्स को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ई पॉइंट पर आ जाते हैं। जो 3 प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, वो इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट्स हैं। अब हम इससे अगला पॉइंट एफ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कीवर्ड को हम वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं रख सकते। इससे क्या होगा कि हम कीवर्ड को, क्योंकि पहले से ही उसका मीनिंग जो है कंपाइलर को बता दिया गया है, तो अगर हम कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको नया मीनिंग असाइन कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो सेफर यही होता है कि आप कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ ना करो। जी पॉइंट में आ जाते हैं। कमेंट्स होते हैं, जो आज के लेक्चर में पढ़ा कि कमेंट्स क्या बता रहे होते हैं। कमेंट्स बता रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसका पर्पस क्या है, या जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम में उसका पर्पस क्या है उस प्रोग्राम में। तो कमेंट्स के बारे से हमने ये पढ़ा था। कमेंट्स सिंगल लाइन पे भी लिखे जा सकते हैं। एच पॉइंट ये है कि कमेंट्स सिंगल लाइन पे भी लिखे जा सकते हैं और मल्टीपल लाइंस पर भी लिखे जा सकते हैं। इसको भी हमने डिस्कस किया था। जो इनपुट और आउटपुट होती है, आई और आखिरी पॉइंट है जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है, जो इनपुट और आउटपुट होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज तक के जो दोनों लेक्चर्स हैं, जो कल का लेक्चर था और आज का लेक्चर था, उसमें आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं।